गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेहंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह दोनों को नमस्ते कहा और इतने में बेहंत ने 48 बोर की सरकारी रिवाल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, ये आप क्या कर रहे हो? और 1 सेकंड की खामोशी के बीच बेहंत सिंह ने फायर करता है और गोली इंदिरा के सीधी पेट में लगती है। दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है धड़ाधड़। उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान में थे और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत पीएम सीरीज के 6ठे एपिसोड में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक के सभी वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। सुबह 9 बजे वायरलेस पर पता लगा कि इंदिरा पर हमला हुआ है। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रणब मुखर्जी को पुलिस वायरलेस पर मैसेज देती है और मैसेज उनको क्या मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। वे राजीव गांधी को लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचे। ये सुनते ही मैंने राजीव गांधी को चुपचाप एक पर्ची दी और उसमें लिखा था कि अपना भाषण छोटा कीजिए, हमें तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है। राजीव ने भी ऐसा ही किया। भाषण समाप्त होते ही राजीव ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने बताया कि इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ है। गनी खान और चौधरी अपनी मर्सिडीज कार से हमारे साथ आए थे। मैं, राजीव और दूसरे नेताओं ने सरकारी एम्बेसडर कार का उपयोग किया था। गनी खान ने कहा कि आप मेरी मर्सिडीज ले जाइए, इससे आप जल्दी पहुंच पाएंगे। इस दौरान मैंने वहां के वरिष्ठ रहे पुलिस अफसर से कहा कि दिल्ली संदेश भेजकर हमारे लिए एक विशेष विमान भेजे। और प्रणब मुखर्जी आगे बताते हैं कि हम चारों, राजीव गांधी, गनी खान, चौधरी, राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और मैं सुबह के लगभग 9:40 कोंटाई से निकले और राजीव ने कहा कि कार में चलाऊंगा, लेकिन हमने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया। रास्ते में हमने रेडियो BBC ऑन किया। खबरों से पता चला कि इंदिरा गांधी को 16 गोलियां मारी गई हैं। तब राजीव गांधी ने पीछे मुड़कर अपने PSO से पूछा कि VIP सिक्योरिटी गार्ड की जो बंदूक होती है उनकी बुलेट कितनी ताकतवर होती है। तब PSO ने जवाब दिया कि सर, वे बहुत पावरफुल होती हैं। राजीव मेरी तरफ मुड़े और बोले, क्या मेरी माँ इन गोलियों की हकदार थी? तो हमने किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला और नहीं बोल नहीं फूट रहे थे। पत्थर की तरह हम सब बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने राजीव से कहा कि हमारी सूचनाओं के अनुसार इंदिरा जी के साथ मारपीट की गई है। अभी तक उनके डेथ जैसी कोई भी बात नहीं है। इस दौरान BBC ने रेडियो पर एक खबर चलाई कि राजीव गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं। असल में हम अभी तक पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे। तब मैंने राजीव से कहा, देखिए हम कहाँ हैं और ये क्या प्रसारित कर रहा है, ये झूठ भी हो सकता है। जैसे ये खबर गलत है तो इंदिरा जी की मौत वाली भी खबर गलत हो सकती है। दोपहर 11:45 पर एक हेलीकॉप्टर सड़क पर खोजने निकल पड़ा। वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि कोलाघाट में थर्मल पावर स्टेशन के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर कलकत्ता ले जाएगा आपको। और स्टेट हाईवे की हालत बहुत ही खराब थी, तेजी से कार चलाना संभव नहीं था। कोलाघाट पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ चुका था। हमें लगा कि पायलट इंतजार करके चला गया होगा या इंतजार कर करके ही निकल गया होगा। जब पूछताछ की तो पता चला कि पायलट हमें सड़क मार्ग पर खोजने निकला है। पायलट को बताया गया कि राजीव गांधी हेलीपैड पर आ चुके हैं, वो तुरंत लौटे। उधर दिल्ली में राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू को जब पता चला कि राष्ट्रपति ओमान में हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात की और ज्ञानी जैल सिंह के उप सचिव रह चुके KC सिंह ने अपनी एक किताब द इंडियन प्रेसिडेंट एन अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स में लिखा है कि अरुण की योजना थी कि जैसे ही राजीव कोलकाता से दिल्ली लौटेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। बाद में किसी ने सलाह दी कि ये ठीक नहीं होगा, इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद उपराष्ट्रपति से शपथ वाला आइडिया पूरी तरह से ड्रॉप करके ओमान से राष्ट्रपति को बुलाने का फैसला किया गया। दोपहर के 1 बजे राजीव को कॉकपिट में पता चला कि उनकी मां नहीं रही। कोलकाता में वहां से इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान राजीव का इंतजार कर रहा था। 1 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद राजीव कॉकपिट में चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आए और हमें बताया कि उनकी मां इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही पूरी विमान में सन्नाटा छा गया और बुरी तरह से सभी लोग रोने लगे।
राजीव ने अपने आप को संभाला, वे शांत थे। ये गुण उनको अपनी माँ से विरासत में मिला था। नेहरू की मौत के समय इंदिरा ने भी ऐसा ही हिम्मत और जज्बा दिखाया था। कोलकाता एयरपोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़, गनी खान चौधरी, चामलाल यादव, उमाशंकर दीक्षित और शीला दीक्षित भी दिल्ली आए थे। जब इंदिरा जी की मौत की खबर के बाद सब संयमित हो गए थे, सभी ने चर्चा शुरू कर दी कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। हम इन नतीजों पर पहुंचे कि राजीव गांधी को पीएम बनना चाहिए। दोपहर 2:30 पर राजीव बोले, क्या मैं पीएम पद संभाल लूंगा? या प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि मैं राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गया और उनसे कहा कि आपको ही पीएम बनना होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैनेज कर लूंगा? मैंने कहा हाँ, हम सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं और आपको सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा। तब मैंने राजीव गांधी से कहा कि वे वापस कॉकपिट में जाए और दिल्ली में संदेश दे कि नई सरकार के शपथ लेने तक इंदिरा जी के निधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। नए प्रधानमंत्री और इंदिरा जी की हत्या की घोषणा एक साथ होनी चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पहले ही दिल्ली में इसी तरह के निर्देश दे दिए थे। हमारा विमान लगभग 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट उतरा। कैबिनेट सचिव कृष्ण स्वामी राव साहब, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों ने हमें रिसीव किया। वहां सांसद के साथ साथ राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू भी उपस्थित थे। राजीव और वह तुरंत एम्स दिल्ली पहुंचे और हमले के बाद इंदिरा गांधी को वहीं ले जाया गया था। इधर सोनिया नहीं चाहती थी कि राजीव खुद पीएम बने। राजीव एम्स पहुंचे तो आंसुओं से भरी सोनिया गांधी अपने पति के गले लग गई और रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से पूरी तरह से घबरा गई थी और वो बार बार याचना कर रही थी कि राजीव गांधी पीएम न बने। सोनिया अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई थी। पहले वो रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर वो राजीव से झगड़ने पे भी उतारू हो गई और तुम पीएम नहीं बनोगे, अगर तुम पीएम बने तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव ने कहा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा। शाम 4:10 पर राजीव को पीएम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि मैंने राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले एक पत्र का पहला मसौदा तैयार किया गया और पीवी नरसिम्हा राव ने इसे संशोधित किया गया। आर के धवन ने टाइप किया। पत्र में न केवल राष्ट्रपति को संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में राजीव गांधी को चुने जाने का प्रस्ताव की जानकारी दी गई, बल्कि राष्ट्रपति से राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का भी अनुरोध किया गया था। फिर हमने अरुण नेहरू को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा और वहां कुछ ही देर में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ओमान से आने वाले ही थे। हमने उनसे विमान से उतरने से पहले ही राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए कहा। करीब 4:30 बजे नरसिम्हा राव, पीसी अलेक्जेंडर और मैं एक कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इंदिरा की हत्या के बाद देश में हाई अलर्ट था। पूरी तरह से पुलिस वाले भी पूरी तरह से घबराए हुए थे। जब हमारी कार राष्ट्रपति भवन पहुंची तो हमें गेट पर मौजूद गार्डों ने ही अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपकी राष्ट्रपति से कोई भी मुलाकात तय नहीं है, हमारे पास आपको अंदर भेजे जाने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसके बाद पीसी अलेक्जेंडर कार से बाहर निकले और उन पर चिल्लाए कि क्या आप कार के पीछे बैठे गृह मंत्री और वित्त मंत्री को नहीं पहचानते हो। इसके बाद हमें अंदर जाने की इजाजत भी मिली और दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सीधे एम्स गए। वहां से राजीव और वह दोनों एक साथ राष्ट्रपति भवन आए। राष्ट्रपति जैल सिंह ने हमें बताया कि उन्होंने राजीव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला पहले ही कर लिया था। शाम 6:45 पर राष्ट्रपति भवन में राजीव के नेतृत्व में वाली नई सरकार शपथ ले रही थी। राजीव ने फैसला किया कि वह 3 अन्य लोगों यानी पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और मैं शाम शपथ ले गए। सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए बुलाए जाने से पहले ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी को आकस्मिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया था। 2 मिनट का मौन रखा गया था। इसके बाद ही राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें आधिकारिक तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु की घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन जो कि पास में खड़े थे, दूरदर्शन पर देश को सूचित करते हुए एक साथ घोषणा की कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। राजीव गांधी की अगुवाई में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। उन्होंने 5 साल 32 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में साहबानो केस में फैसला पलटा गया, राम मंदिर का दरवाजा खुला, देश में कंप्यूटर क्रांति आई और बेफोर्स घोटाला भी हुआ।
राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ और भी किस्से हैं जो आप सुनिए। शाहबानो केस में आलोचना हुई तो राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जो 59 साल की थी। उम्र में पति ने तलाक दे दिया था और दोनों की शादी में 5 बच्चे थे। शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस दायर किया था। पहले जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान बड़े वकील थे और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का तर्क दिया कि जिस धारा 125 के अंतर्गत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मामला 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंचा और 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। इससे मुस्लिम नेता पूरी तरह से भड़क गए। देश में वे सरकार पर दबाव बनाने लगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से चिटक जाएगा, यानी पूरी तरह से बदल जाएगा। राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इसके बाद राजीव गांधी पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगे। उस वक्त अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 37 साल से बंद पड़े विवादित राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाने के लिए 31 जनवरी 1986 को जिला कोर्ट में याचिका दायर की। अगले ही दिन 1 फरवरी को जिला जज KM पांडे ने गेट खोलने के आदेश दिए। इसके बाद वहां हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये मुद्दा बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कैप्चर कर लिया था पूरी तरह से और गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जैसे अभी राहुल गांधी निकाल रहे हैं। एक बार राजीव गांधी ने अपने 3 एस्कॉर्ट वाहनों की चाबियां बहते नाले में फेंक दी थी और गुस्से में चले गए थे। वो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव RD प्रधान अपनी एक किताब माई ईयर्स विद राहुल एंड सोनिया में लिखते हैं कि घटना 30 जून 1985 की है। इस दिन एयर चीफ मार्शल LM कात्रे की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी संवेदना व्यक्त करने के लिए दिवंगत वायुसेना प्रमुख के आवास पर गए हुए थे। लौटते वक्त राजीव ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा था कि बाकी लोगों को बता दीजिए कि सुरक्षा काफिला हमारा पीछा न करे, और कार खुद राजीव गांधी ही ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ ही पत्नी सोनिया गांधी भी थी और थोड़ी दूर चलने पर राजीव ने देखा पीछे मुड़ के तो पूरा काफिला उनके पीछे लगा हुआ था। जैसे नेता के पीछे जनता कैसे लगती है, वही हाल था। राजीव ने कार रोकी और मूसलाधार बारिश में ही बिना चाहते के बाहर उतरे और पीछे चल रही तीनों एस्कॉर्ट कारों की चाबी निकाली और एक किनारे बह रहे नाले में फेंक दी, यानी उछाल दी। सुरक्षा में लगी सभी 6 कारें बीच सड़क में दिल्ली के राजीव मार्ग पर खड़ी थी। बड़ी समस्या तब हुई जब PM की कार में लगे वायरलेस से सुरक्षा कर्मियों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 15 मिनट तक PM से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। सभी की सांसें पूरी तरह से अटक चुकी थी, फूल चुकी थी। राहत तब मिली जब राजीव और सोनिया सुरक्षित PM हाउस पहुंच गए। बेपोस कांड की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, सरकार चली गई। 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी AB वेफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को 155 mm वाली 400 हेवित्जर तोप की सप्लाई होनी थी। इसे देश के ज्यादातर लोग वेफोर्स तोप भी कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी एक किताब द डिस्टर्बर हाउस VP सिंह इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे VP सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई है। स्वीडन की मीडिया ने दावा किया कि इस डील के लिए AB वेफोर्स कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ की घूस दी थी। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रिकी ने इस मामले में बिचौलियों का रोल निभाया था और उन्होंने दलाली भी की थी। रकम नेताओं तक भी भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच 1989 के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से हार हुई। लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नारा चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बंटूर गए थे, वहां लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया था। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की एक महिला आतंकी धनु आगे बढ़ी। उससे राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया और धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के वहां पर
चिथड़े उड़ गए। जब धुआं छंटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। वहां पर मांस के लेथड़ों के बीच राजीव गांधी का एक पैर दिखाई दिया जिसमें उन्होंने लोटो का जूता पहना रखा था। उनका हाथ भी दिखा जिसमें गुच्ची की घड़ी बंधी थी। उनका शरीर आधे मुंह पड़ा था और सिर फट चुका था पूरी तरह से। 16 मई 1987 की दोपहर दिल्ली के बोर्ड क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर वीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए। चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा लपेटे पसीने से तरबतर वीपी सिंह सबसे आगे की पंक्ति वाली कुर्सी पर जा बैठे। कुछ दिन पहले ही वीपी की मां का निधन हुआ था तो उन्होंने पूरी तरह से अपना सिर मुंडवाया हुआ था। राजीव ने भाषण देना जैसे ही शुरू किया तो आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे। भारत को बेचने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए उनको हम करारा जवाब देंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी एक किताब द डिस्ट्रप्टर हाउस वीपी सिंह सुख इंडिया में लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे और राजीव का इशारा साफ था कि वीपी अपमानित हुए हैं। वो तत्काल रैली छोड़कर वहां से चले गए और किस्मत ने साथ दिया। इस घटना के बाद ही वीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव को पीएम पद से हटाकर ही दम लेंगे। होनी को कौन टाल सकता है। इस तरह राजीव गांधी भी इस देश की नींव के हत्थे चढ़ गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और इस चैनल में जाकर आप पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से ये सीरीज देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना ताकि आजाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे, कैसे थे, क्या नाम था, आप अगले वीडियो में देखना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।